आज सिर्फ एक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, आज पश्चिम बंगाल में एक युग खत्म हुआ है और एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ है। बीजेपी ने बंगाल जीत लिया है, जो कि बंगाल में कहीं तक नहीं था, निशानी तक नहीं थी बीजेपी की। बढ़ने लगे लोग, लेकिन बंगाल के लोग आज भी वहीं पे हैं। आज तक बंगाल पीछे है। भ्रष्टाचार, कटमनी, हिंसा, तुष्टीकरण और इसी दौरान बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद की राजनीति। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष लगातार निशाना साधती रहती है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। बंगाल, जो कि सबसे कठिन माना जाता था बीजेपी के लिए, उस बंगाल में आज बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और आज उस लड़ाई का परिणाम सामने है। कांग्रेस से लेफ्ट, लेफ्ट से ममता और अब ममता से बीजेपी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी बंगाल को वैसा बदल पाएगी जैसा उसने वादा किया है? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकेगी? क्या उद्योग वापस आएंगे? क्या बेरोजगारी कम होगी? अब सबसे बड़ी बात, वोटर बंगाल में डरा हुआ भी था, लेकिन जवाब उसने ईवीएम में दिया। अब क्लियर नहीं बोल रही थी, इसका मतलब साफ है, बीजेपी ने जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है कि जनता के बीच डर था। शुरुआत से लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं टीएमसी पर कि टीएमसी के कार्यकर्ता बूथों पर दबाव बनाते हैं, वोटरों को प्रभावित किया जाता है और ग्राउंड पर डर का माहौल बनाया जाता है। 15 बूथों पर दोबारा से रीवोटिंग हुई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई। इस चुनाव का सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई रहा है तो वो कोई नेता नहीं, वो कोई पार्टी नहीं, वो साइलेंट वोटर है। जी हां, फाल्टा विधानसभा सीट। फाल्टा में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग को पूरा चुनाव ही रद्द करना पड़ा? बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी का कहना था कि डर खत्म कर देंगे वो, कि जनता ने साइलेंटली वोट किया मतलब वो डरी हुई थी टीएमसी से। दोस्तों, मारपीट, बम, आपसी आक्रोश, लोगों के बीच जुबानी जंग, नेताओं का अब जुबानी कटाक्ष खत्म हो गया। आज 4 मई 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। आज सिर्फ एक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, आज पश्चिम बंगाल में एक युग खत्म हुआ है और एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ है। बीजेपी ने बंगाल जीत लिया है। जी हां, वही बंगाल जहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, फिर 34 साल तक कम्युनिस्टों का लाल किला खड़ा रहा और उसके बाद ममता बनर्जी ने मां माटी मानुस के नाम पर सत्ता संभाली। आज उसी बंगाल ने एक और विचारधारा को सत्ता सौंप दी है, जो कि बंगाल में कहीं तक नहीं था, निशानी तक नहीं थी बीजेपी की, लेकिन आज उसी बंगाल ने एक और विचारधारा को सत्ता सौंप दी है। और बंगाल का इतिहास अगर समझेंगे तो समझ आएगा कि यहां सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, पूरा राजनीतिक सोच बदल जाता है। 1947, जी हां, आजादी के बाद बंगाल कांग्रेस के साथ था। नेहरूवादी राजनीति, संस्थागत शासन और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन फिर जनता बदली, गरीबी बढ़ी, मजदूर आंदोलन बढ़े, नक्सलवाद बढ़ा और कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई। 1977 में लेफ्ट फ्रंट आया, ज्योति बसु का दौर शुरू हुआ, कम्युनिस्ट विचारधारा बंगाल की पहचान बन गई, गरीब, किसान, मजदूर, इनके नाम पर राजनीति हुई। 34 साल तक ऐसा लगा जैसे बंगाल में लेफ्ट को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन समय बदला, उद्योग बंद हुए, नौकरियां घटी, सिंगूर और नंदीग्राम ने जनता का गुस्सा बढ़ाया। और फिर आई ममता बनर्जी, एक महिला, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, लेकिन पूरा लाल किला गिरा दिया। 2011 में लेफ्ट खत्म हो गया। ममता बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने बंगाली अस्मिता की राजनीति की, गरीबों और महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे, क्योंकि देश में तमाम ऐसे राज्य जो पिछड़े थे उनका विकास होने लगा, बढ़ने लगे लोग, लेकिन बंगाल के लोग आज भी वहीं पे हैं। आज तक बंगाल पीछे है। भ्रष्टाचार, कटमनी, हिंसा, तुष्टीकरण और इसी दौरान बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी, जो कि पार्टी कभी बंगाल में गिनी भी नहीं जाती थी। आज वही पार्टी सरकार बना चुकी है। यह जीत अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे सालों की रणनीति थी। लेफ्ट का टूटता कैडर, कांग्रेस का कमजोर होना,
टीएमसी विरोधी वोटों का एकजुट होना और राष्ट्रवाद की राजनीति। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद की राजनीति। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष लगातार निशाना साधती रहती है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन यह राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं जनता के दिलों तक उतर रहा है। और बंगाल, जो कि सबसे कठिन माना जाता था बीजेपी के लिए, उस बंगाल में आज बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई को सिर्फ चुनाव नहीं रहने दिया, उसे विचारधारा की लड़ाई बना दिया। और आज उस लड़ाई का परिणाम सामने है। कांग्रेस से लेफ्ट, लेफ्ट से ममता और अब ममता से बीजेपी, यानी बंगाल ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक दिशा बदल दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी बंगाल को वैसा बदल पाएगी जैसा उसने वादा किया है? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकेगी? क्या उद्योग वापस आएंगे? क्या बेरोजगारी कम होगी? क्योंकि बंगाल सिर्फ चुनाव नहीं बदलता, उम्मीदें भी बदल देता है। और आज बंगाल ने एक नई उम्मीद को सत्ता दी है। यह नया बंगाल है जनाब, जहां कभी सियासत डर और दबाव के इर्द गिर्द घूमती थी, वहां अब भय बनाम भरोसा की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। नरेंद्र मोदी का दिया गया नारा भय नहीं भरोसा अब जमीन पर असर दिखाता नजर आया है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी, उसने एग्जिट पोल, सर्वे और राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि इस बार वोटर साइलेंट था, वोटर स्मार्ट था और सबसे बड़ी बात, वोटर डरा हुआ भी था। आपको बता देते हैं एक बात, जब हम बिहार चुनाव कवर कर रहे थे, जब मैंने बिहार चुनाव कवर किया, बिहार में लोगों से बात की, इससे पहले झारखंड में चुनाव कवर किया, तो हमने यह पाया है केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से वोटर साइलेंट हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। ये सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, मुद्दा समझ रहे हैं कि आखिर कौन उनके मुद्दे पर खड़ा उतरता है, कौन उनके लिए काम करेगा। झारखंड में भी ऐसे ही हुआ, बीजेपी को हार मिला, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई क्योंकि जेएमएम का यहां पर दबदबा मजबूत था और जेएमएम काफी सालों से काम करती हुई आ रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम जनता के दिलों पर राज करती है। अब सबसे बड़ी बात, वोटर बंगाल में डरा हुआ भी था, लेकिन जवाब उसने ईवीएम में दिया। आप देखिए, एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल्स होते थे हर बार सटीक होते थे। इस बार प्रदीप गुप्ता जी ने कह दिया कि हम एग्जिट पोल नहीं दे पाएंगे क्योंकि जनता में खामोशी दिखी, जनता में कंफ्यूजन दिखा, जनता क्लियर नहीं बोल रही थी। अब क्लियर नहीं बोल रही थी, इसका मतलब साफ है, बीजेपी ने जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है कि जनता के बीच डर था। शुरुआत से लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं टीएमसी पर कि टीएमसी के कार्यकर्ता बूथों पर दबाव बनाते हैं, वोटरों को प्रभावित किया जाता है और ग्राउंड पर डर का माहौल बनाया जाता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वोटरों ने यह सोचा होगा कि अगर हम बयानबाजी करते हैं, अगर हम मीडिया में बोलते हैं, अगर हम सर्वे रिपोर्ट्स देते हैं तो हमारी जान पर खतरा हो सकता है। इसीलिए वोटर्स साइलेंट रहे और ईवीएम पर उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया। इस बार की कहानी थोड़ी अलग दिख रही है। 15 बूथों पर रीवोटिंग भी हो चुकी है, कई जगहों पर ईवीएम को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी, सेंट्रल फोर्सेस तैनात थे, जो भी गड़बड़ी हुई वो पकड़ी जा चुकी है। 15 बूथों पर दोबारा से रीवोटिंग हुई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, फिर भी जनता ने खुलकर नहीं बल्कि चुपचाप अपना फैसला दिया है। इस चुनाव का सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई रहा है तो वो कोई नेता नहीं, वो कोई पार्टी नहीं, वो साइलेंट वोटर है जो कैमरे पर कुछ नहीं बोलता, सर्वे में जवाब नहीं देता, लेकिन जब ईवीएम के सामने खड़ा होता है तो इतिहास बदल देता है। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े ट्विस्ट की। 294 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन गिनती सिर्फ 293 सीटों की ही हो रही है। एक सीट अभी वोटिंग होगी उस पर, फिर गिनती किए जाएंगे। जी हां, फाल्टा विधानसभा सीट। फाल्टा में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग को पूरा चुनाव ही रद्द करना पड़ा? रिपोर्ट्स के मुताबिक बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे, वोटर्स को डराने धमकाने की शिकायत आई, ईवीएम को लेकर सवाल उठे, सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी सामने आई
और उसके बाद 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया गया। अब 21 मई को फाल्टा सीट के सभी बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी, मतलब पूरा चुनाव फिर से कराया जाएगा। यह सिर्फ एक सीट नहीं है, यह लोकतंत्र की दोबारा से परीक्षा है और विश्वसनीयता का टेस्ट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना रही है, वो कहती है कि जनता ने डर के खिलाफ वोट किया है, भरोसा चुना है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो कह रही है ये सब सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है। और बीजेपी डरा धमका रही है, बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है, बीजेपी वोट चोरी करती है। तमाम आरोप विपक्ष लगाते आई है। कई स्टार प्रचारक उतारे गए बंगाल में, बिहार से कई नेता गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे, तो जाहिर सी बात है बयानबाजी होगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे, तो आपसी नोकझोंक हुआ, राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जनता ने स्पष्ट कर दिया। मैं तो कहता हूं कि सभी मीडिया को अब चुनाव के बाद जाकर सर्वे करना चाहिए। जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी का कहना था कि डर खत्म कर देंगे वो। जाहिर सी बात है टीएमसी की अभी सरकार थी तो जनता साइलेंट हो गई। अगर लोगों को यह लग रहा है कि जनता ने साइलेंटली वोट किया मतलब वो डरी हुई थी टीएमसी से, अगर बता देती तो उनकी जान पर खतरा हो जाता। अब बिना बताए वोट किया है, तो मेरी यह मांग है सभी मीडिया बंधुओं से, मीडिया कर्मियों से, सर्वे कंपनियों से कि एक बार बंगाल में सरकार बन जाए बीजेपी की, उसके बाद जाएं जनता के बीच, देखते हैं कि जनता के बीच डर खत्म होता है कि नहीं। क्या वाकई डर खत्म हो जाएगा या सिर्फ नैरेटिव बदला है? अभी भी असली सवाल जिंदा है। क्या जनता खुलकर वोट दे पाई है या अब भी दबाव बना हुआ है? किसका दबाव इस बार बना, भारी कौन पड़ा, इस पर एक रिसर्च होना चाहिए। क्या ईवीएम पर उठ रहे सवाल सच हैं या सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, प्रशासनिक दबाव। अगर ये आरोप आगे बढ़ते हैं तो मामला कोर्ट तक जाएगा, जांच होगी और सियासत और गर्म होगी। बंगाल की जनता ये भी देख रही है, देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी वही पार्टी है, तो क्या बंगाल भी उस दिशा में जा रहा है या अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा? अब 21 मई को दोबारा से वोटिंग होगी। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये भरोसे का इम्तिहान है, ये लोकतंत्र का टेस्ट है और साइलेंट वोटर का आखिरी आवाज है। तो बंगाल का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आगे है, सरकार बना चुकी है, लेकिन फाल्टा अब भी बाकी है, जहां एक बार फिर जनता वोट करेगी और इस बार सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फैसला होगा। क्या इस बार सब कुछ साफ सुथरा होगा या फिर एक नई राजनीतिक जंग शुरू होगी? फाल्टा और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। आप देख रहे थे आइडियल एक्सप्रेस न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु झा। बने रहिए। बंगाल, बिहार और झारखंड पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। धन्यवाद।